हाँ छात्रों, पिछले टर्म पर हमने अवकलन fx की पावर gx सीखा था। अब हमें बात करनी है सीमा सततता और अवकलनीयता की। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सीमा हमने 11th में भी पढ़ा है। सीमा सततता के भी कुछ सवाल हैं, अवकलनीयता आपके लिए नया है। और अवकलनीयता का मतलब जो फलन अवकलन करने योग्य हो, और इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इस पर ही बात करेंगे। और फलनों को एक ग्राफ के आधार पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मतलब सततता और अवकलनीयता किस तरह चेक करते हैं इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सततता पर बात कर लेते हैं। उसके पहले आप जो फलन में पढ़ चुके हैं डोमेन, रेंज, उनकी भी बात होगी। तो प्रभाव क्षेत्र आप जानते होंगे। प्रभाव क्षेत्र मतलब x के वह सभी मान या x के उन सभी मानों का कलेक्शन जहां फलन सतत होता है, वह उस फलन की प्रभाव क्षेत्र कहलाती है। और प्रत्येक फलन अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में इन जनरल अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में सतत होता है। जैसे प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन sin x, cos x, tan x अपने प्रभाव क्षेत्र में सतत होता है। कोई बहुपद फलन हो सतत होते हैं। तो कुछ उदाहरण लेके हम देखते हैं, फिर उसके बाद कहाँ पर सततता का प्रश्न बनता है, किस तरह बनता है उस पर बात करेंगे। तो कुछ सतत फलनों के उदाहरण देखते हैं। जैसे हम बहुपद लें, बहुपद कितने भी घात का बहुपद हो, इन जनरल हम बहुपद लेते हैं n घात का, a0 x घात n, a1 x घात n माइनस 1 प्लस a2 और सबसे लास्ट में आखिरी कांस्टेंट टर्म हो गया a0। तो ये n डिग्री का बहुपद हुआ। तो कोई भी बहुपद फलन हो, चाहे वह जितने भी घात का हो, पॉलिनोमियल हो, तो वो हमेशा x बिलोंग्स टू r पर सतत होता है। यानी प्रत्येक बहुपद चाहे उसकी कोई भी घात हो, बहुपद फलन हमेशा x बिलोंग्स टू r पर, बिलोंग्स टू मीन्स यानी x के सभी मान क्या होते हैं r मीन्स सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब माइनस अनंत से अनंत के बीच की सभी राशियां। तो x बिलोंग्स टू r पर सतत होता है हमेशा। कुछ चीज़ें आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि इनमें क्वेश्चन बनता है तो आपको पहले से ही पता रहे कि होना क्या है। तो अब किसी भी तरह क्वेश्चन बनता है, कोई भी फलन दिया जाता है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे fx इक्वल टू 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं ax प्लस b। इस फॉर्म का कोई फलन होगा, किसी भी पॉइंट पर पूछा जाता है x बिलोंग्स टू, या x के किसी भी मान पर इसकी अगर कंटिन्यूटी या सततता पूछी जाती है तो हमें ये पहले से पता रहे कि r पर सतत होता है, और किसी भी पॉइंट पर पूछा जाएगा तो सतत होगा। इसी तरह मान लीजिए कितने भी डिग्री का फलन x की पावर 20 प्लस x की पावर 17 प्लस 10, किसी भी तरह का बस पॉलिनोमियल हो, डिफाइन पॉलिनोमियल जो उसकी डेफिनेशन है, तो हमेशा r पर सतत होगा। ये तो हो गया आपका इन जनरल बहुपद के लिए। और ग्राफ के आधार पर भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो कुछ फलनों के ग्राफ जो आपके सिलेबस में है 11 में, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़े हैं, तो उन ग्राफ की भी बात करनी है। ग्राफ के आधार पर भी आप सततता देख के ही बता सकते हैं और कि फलन कहाँ सतत है और कहाँ पर असतत है। उस ग्राफ के आधार पर भी देखेंगे। तो ये हो गया आपका बहुपद का। प्रत्येक बहुपद फलन r पर हमेशा सतत होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कितने भी डिग्री का बहुपद हो ये हमेशा r पर सतत होगा, और इसका ग्राफ भी जो बनेगा वो लगातार होगा, ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। तो सततता के लिए ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, कितने भी डिग्री का ये सतत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मुख्य रूप से हैं fx इक्वल टू sin x, और fx इक्वल टू दूसरा एग्जाम्पल ले लिया cos x, fx इक्वल टू tan x। तो प्रत्येक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन और इसके डेरिवेटिव मीन्स इसका स्क्वायर कर दें, sin x स्क्वायर हो जाए, इसका क्यूब कर दें, तो ये डेरिवेटिव कहलाती है। तो प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन हमेशा जहां भी डिफाइन है अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में हमेशा सतत होते हैं। जहां पर डिफाइन है वहां सतत होंगे। इन जनरल अगर सीधा सीधा मोटे तौर पर बात की जाए तो फलन जहां भी जो भी उसका डोमेन होता है अपने डोमेन में ही सतत होगा वो, यानी जो x डोमेन में नहीं है वहीं सतत होगा। तो आप इन जनरल कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कि जो इसकी डोमेन होगी x की जो भी डेफिनेट वैल्यू होंगी उन्हीं डेफिनेट वैल्यू पे ही ये सतत होता है। तो जो इनकी डोमेन है उन्हीं डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, हम कह सकते हैं।
और इनकी ग्राफ भी अगर हम देखें जो आप देख चुके हैं पहले, तो इनके ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा किसी एक्स पर, कॉस एक्स पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर जो ब्रेक होगा वहाँ पर वो एक्स इसके डोमेन में नहीं होती है और वहीं पर फलन असतत होता है। तो साइन एक्स अगर आप एक बार फिर से देख लेते हैं, y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप इवन साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स ये तीन ग्राफ जरूर क्लियर रखें, क्योंकि इनके डेरिवेटिव से इनमें मॉड लगाना, स्क्वायर करना या इनकी शिफ्टिंग करना फिर इसके आधार पर आसानी से सीखी जा सकती है। तो इन मतलब मिनिमम आप साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स अगर आप सीखने की कोशिश जरूर करें, कुछ मैं आपको कोशिश करता हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन मूल बिंदु होता है। इन जनरल हम बात करें तो एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप देखे हैं साइन एन पाई 0 होता है, जहाँ एन क्या है, कोई भी इंटीजर, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। और एन कोई भी इंटीजर नंबर है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन -2 पाई, साइन -3 पाई, इन सब पे साइन 0 होता है। दिस मीन्स पाई, 2 पाई, 3 पाई पर ये एक्स एक्सिस कट करेगा क्योंकि वैल्यू 0 होनी है। और मैक्सिमम कब होता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1। तो हमें ये भी क्लियर है कि इसका जो ग्राफ होगा ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, हम थोड़ा उसके लिए कि 1 वैल्यू है इसके बीच में ही आएगा बना देते हैं, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। ये -1 हो गया, 1 हो गया, 0 पे 0 रहेगा और पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे भी 0 होगा, 3 पाई पे भी। तो ये रफ स्केच है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसे एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। पाई बाई 2 में वैल्यू 1 होगी तो ये जाएगा, फिर इसे 0 होना है, 3 पाई बाई 2 पे -1 होगा, फिर 2 पाई पे 0 होना है और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। 3 पाई पे 0 होना है, इसी तरह ये पीरियडिक फंक्शन भी होते हैं, आगे बात होगी। तो अपनी साइकिल एक निश्चित अंतराल बाद, इनफैक्ट 2 पाई इंटरवल बाद ही अपने आप को रिपीट करता है। नेगेटिव में भी इसी तरह होगा, ये इस तरह। तो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये -पाई, -2 पाई, ये y इक्वल टू 1 लाइन, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। अब अगर आप देखें इसकी सततता की बात करें तो ये किसी भी x पर ये ग्राफ टूटा हुआ नहीं, ये लगातार है, देखिए मतलब कंटिन्यूअस है, किसी भी x पर इसमें ब्रेक नहीं है, जहां भी डिफाइन है वहां लगातार है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये r पर सतत होता है। यानी कभी भी क्वेश्चन बने कि साइन एक्स की x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी चेक करिए, तो आपको पहले से पता है पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, r पर सतत होता है तो पाई बाई 2 पे भी होगा और वैल्यू भी आप निकाल के देखेंगे तो वैल्यू इक्वल आएंगे। तो ग्राफ के द्वारा अगर ग्राफ लगातार है तो आप बोल सकते हैं कि हर x पर ये सतत है, जितने x पे लगातार बना हुआ है कंटिन्यूअस उतने x के लिए कंटिन्यूअस होगा, ये क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि जो भी इनकी डोमेन होती है ये अपने डोमेन में सदैव कंटिन्यूअस होती है। तो हम एक जनरल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन और उसके डेरिवेटिव्स जो इनसे प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन और उसके डेरिवेटिव अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में सदैव सतत होती है, जहां पर भी डिफाइन होंगे वहां सतत होंगे। इसी तरह cos x भी बनेगा लगातार, cos x का भी बना देते हैं और tan x का अलग से बनाते हैं। तो ये sin x का ग्राफ हुआ, इसको तो आप सीखने की कोशिश करें और ये कई जगह आपको यूज होगा। कहाँ कहाँ निगेटिव है साइन एक्स, कहाँ पॉजिटिव है, इस आधार पर आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स क्या होता है, निगेटिव। 2 पाई से 3 पाई तक पॉजिटिव रहेगा इन बिटवीन देम, और 3 पाई से 4 पाई तक ये फिर नेगेटिव होगा। तो ये कई जगह आपको इसका यूज होगा, तो इसको कोशिश करें और धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं cos x और tan x की। y इक्वल टू cos x, cos 0 क्या होता है, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। ये भी -1 और +1 के बीच लाई करेगा। cos 0 1 होता है, पाई बाई 2 क्या होता है 0। ये पाई बाई 2 के पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के विषम गुणांक पर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 फिर 0। तो इसका भी इस तरह आएगा। ये इसका आवर्त भी, ये भी 2 पाई इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करता है।
ये हो गया आपका cos x। ये भी हर जगह सतत है, बाकी प्रॉपर्टी इसकी सेम है, एकदम sin x की तरह रहेगा। ये भी r पर सतत होता है, x बिलोंग्स टू r पर सतत। और इसकी सततता की जो लिमिट के साथ जो डेफिनेशन है उस पर भी बात होगी, मैं ग्राफ के आधार पर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। tan x देख लेते हैं। tan x में जैसा कि आप जानते हैं कि वैल्यू इसकी इनफाइनाइट भी आती है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है, यानी π/2 के विषम गुणांक पे इसकी वैल्यू अनंत होती है। tan 0 क्या होता है? 0। और tan nπ भी 0 होता है, जिस तरह sin nπ 0 होता है उसी तरह tan nπ की वैल्यू भी 0 होती है। ये π/2 और ये हो जाएगा आपका 3π/2। इन पे इनफाइनाइट होना, इसलिए ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये असमटोट्स का कार्य करती हैं यहाँ अनंत स्पर्शी, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। तो tan π/2 पर वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी पे टच करेगा और इधर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 है। पाई पर फिर 0 होना है और 3π/2 पर इन्फिनिटी जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी। ये ग्राफ है एक्चुअल में आपका tan x का ये पार्ट है, ये tan x हुआ। तो ये अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये π/2, 3π/2, 5π/2 पर ये ब्रेक हो रहा है ग्राफ में, भाई यहाँ से ब्रेक हो गया ग्राफ। तो यहाँ क्या कहा जाएगा कि डिसकंटिन्यूअस है। अभी हम बात करेंगे लिमिट के आधार पर। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे π/2 पे, π/2 से थोड़ा ज़्यादा पर राइट हैंड लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 से थोड़ा कम पर ये टेंड करेगी प्लस π/2, दोनों मान इक्वल है। तो π/2 पर यानी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2n+1 इंटू जनरल वैल्यू है 2n+1 इंटू π/2 पर ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। ये एक्सिस के डोमेन में भी नहीं होती, जहां भी ये डिफाइन होती है। कहाँ डिफाइन होता है tan x? r-2n+1 इंटू π/2 पर डिफाइन होता है, यानी जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन है वहीं कंटिन्यूअस होती है। फिर इनमें और ऑपरेशंस होंगे, मॉड लगाया जाएगा या कोई भी फंक्शन ऑपरेट होगा तो उसको इसके गुण के आधार पर फिर उसको जनरलाइज किया जाएगा। अभी फिलहाल आप इनकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, डिफरेंशियबिलिटी पर भी बात होगी, वो किस तरह चेक होगी। फिलहाल कंटिन्यूअस आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही देखा है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट के आधार पर भी किस तरह चेक करेंगे। क्वेश्चन जनरली जो बनेगा आपका सततता का वो पीस वाइज फंक्शन में बनेगा। पीस वाइज फंक्शन में भी आते हैं जिसमें दो फंक्शन दिए होंगे, अलग अलग डोमेन डिफाइन होगी, उधर क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा इस पर। तो उस तरह का क्वेश्चन लेते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए सूत्र भी देख लेते हैं सततता का। तो फलन f(x), कोई फलन x के टर्म से, फलन f(x) की x बराबर a पर सततता का परीक्षण करना। सततता का परीक्षण इस तरह करते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है। यानी कोई फलन f(x) है, x बराबर a पर सतत अगर होगा तो उसकी क्या कंडीशन है, अब हमें ये बात करनी है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें यहाँ पर फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है जो आप हमेशा लगा सकते हैं। तो हम कोई भी फलन की जो x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी की कंडीशन है उसको लिखते हैं। इसकी शर्त होगी x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट, फलन की जो भी राइट हैंड लिमिट है वो, और लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a। x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। RHL LHL कहाँ पर? x इक्वल टू a पर। ये भी कैसे निकलते हैं? RHL का फार्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड का मतलब राइट की ओर जब अप्रोच करेंगे यानी a से थोड़ा ज़्यादा, a प्लस का मतलब होता है a से थोड़ा सा ज़्यादा, लिमिटिंग वैल्यू है। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, f(x) की x इक्वल टू a से थोड़ा ज़्यादा पर लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मतलब है इससे थोड़ा कम, फंक्शन में a ही रखेंगे f(x), और ये आपका fa की वैल्यू जो भी जहाँ भी इक्वल होगा a के उधर उससे वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू को मान लेते हैं कि fa ही है। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। और कभी कभी इतने से सॉल्व नहीं होगा तो आप इसी फॉर्मूले को h के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वो ये रहेगा। इसी से आप अगर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो आप डायरेक्ट ही रख सकते हैं लिमिट,
अगर इससे डायरेक्ट सॉल्व नहीं, इंडेफिनेट फॉर्म आ रही है 0/0 या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, तो इनको भी आगे आप a प्लस एच और a माइनस एच से खोल सकते हैं। तो उसको भी लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू h, बहुत छोटी राशि, h टेंस टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f a माइनस एच, और वैल्यू तो आपकी एक ही रहेगी f a। तो इस तरह भी फिर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपका लिमिटिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन बनेगा और लिमिट की तरह फिर ये सॉल्व किया जाएगा। तो ये मैथमेटिकल इसका कंडीशन हो गया कंटिन्यूटी चेक करने का। और जो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि कुछ फलनों को आपको सीधे याद रखना है, तो उन पर आप बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने देखा, बहुपद का देखा, ये इसका गणितीय सूत्र है, ये तो हमेशा ट्रू है। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन है, चरघातांकी फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, इनकी कंटिन्यूटी किस तरह होती है, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। तो फार्मूला हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं चरघातांकी फलन और पीस वाइज फंक्शन की बात पहले कर लेते हैं। तो जब भी पीस वाइज फंक्शन दिया होगा, जो ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ, वो इस तरह आपको जो फंक्शन दिया जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स को वो पीस वाइज का मतलब होगा कि अलग अलग एक्स का फंक्शन अलग अलग। जैसे इस तरह कहेंगे कि एक्स ग्रेटर देन ए पर फंक्शन मान लीजिए f1x है, अलग अलग वैल्यू होगी। x इक्वल टू ए पर फंक्शन f2x है, और x लेस देन ए पर मान लीजिए f3x है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपको, जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा होगा वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होने का खतरा होता है, वहीं चेक करवाएगा। तो इस तरह जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे आपको चेक करवाएगा जनरली, जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, इन्हें टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब जिन एक्स पर फंक्शन चेंज हो रहा हो तो वही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो ए पर यहाँ चेंज हो रहा है, ए से ग्रेटर के लिए f1x है, ए इक्वल ए के लिए f2x है, ए से छोटे के लिए f3x है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा x बराबर ए पर कंटिन्यूटी चेक करिए। तो फिर हम ए पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इसी हिसाब से चेक करेंगे, और फिर बताया जाएगा सतत है या नहीं, और यहीं से आपका सो होगा ये पूरा। तो जनरली क्वेश्चन जो बनेगा वो यही पीस वाइज फंक्शन में बनेगा। कुछ उदाहरण ले लिए जाएंगे इसके, बाकी जनरल फॉर्मूला यही है, और इसको नोट कर सकते हैं, या बस यही राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताने की कोशिश की है। अब आते हैं लघुगणकीय फलन और चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन क्या होते हैं? एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये ई आपका एक्सपोनेंशियल होता है, ये कांस्टेंट होता है, की वैल्यू लगभग 2.7 और होती है, लगभग में 2.7 कह सकते हैं। और इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसमें खास बात ये है कि ई की पावर एक्स फंक्शन में एक्स नेगेटिव भी है, या ई की पावर एक्स कभी भी अगर इसकी रेंज की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू आती है +∞। ये नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देगा किसी भी इनपुट पर। और वैल्यू रख के भी देखेंगे तो ये ग्राफ स्केच आपका इस तरह आएगा। जैसे x इक्वल टू 0 रखेंगे, ओरिजिन पर वैल्यू क्या होगी? ई की पावर 0। ई का 0 क्या होता है? 1। तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 है, तो ये इसका मतलब है y एक्सिस को 0,1 पर कट करेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है? y 1 है। अब x हम बढ़ाएंगे, x इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे तो ई स्क्वायर ई क्यूब, तो जाहिर सी बात है वैल्यू बढ़ती जाएगी। x हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ इस तरह मिलता है। और नेगेटिव में -1 है तो 1/e, एक्स इक्वल टू -2 रखिए, रखा तो हर x जाएगा लेकिन कुछ x पे हम एक अनुमान लगाते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाएगा प्लस, और -1 -2 पे ये वैल्यू कम होती जाएगी। और हम बात करें तो ये जब हम x घटा के -∞ की ओर टेंड कराएंगे तो ये कहाँ टेंड करेगा? 0 की ओर। तो e की पावर x जो फंक्शन फलन होता है वो आपको सतत तो हमेशा दिख रहा होगा, ये देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ये हमेशा क्या होगा? r पर सतत होगा। कहीं भी पूछा जाएगा हमेशा सतत आएगा, क्योंकि
कहीं पर भी इस फंक्शन में ब्रेक नहीं। इसकी डोमेन क्या होगी आर, क्योंकि हर एक्स पर डिफाइन है, आर पर सतत है, आर डोमेन। वर्तमान ह्रासमान अभी बात होगी, वैसे साफ साफ दिख रहा है कि जब एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, ये वर्तमान फलन है। तो आर पर सतत है, अगर ई की पावर माइनस एक्स ही बनाना चाहें तो बिल्कुल इसकी इमेज होती है वाई एक्सिस के बल, इस तरह आपका आता है ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ में। हम इसकी बात डिटेल में करेंगे आगे। ई का माइनस एक्स है, ये भी आर पर सतत होगा और इसकी रेंज भी 0 to इन्फिनिटी ही होगी। तो चरघातांक विफलन इन जनरल ई की पावर एक्स फॉर्म के अगर हैं तो ये जितने भी एक्स पर डिफाइन है, जनरली आर पर डिफाइन है, तो आर पर ये सतत होते हैं। अब लघुगणकीय फलन, एक्चुअली जो लघुगणकीय फलन है वो इसी के इनवर्स होते हैं, और लघुगणकीय फलन भी जहाँ जहाँ डिफाइन है वहाँ वहाँ सतत होते हैं। जैसे log x का ग्राफ आपने पहले देखा होगा, log x बेस ई, बेस कुछ नहीं लिख रहे हैं तो ई माना जाएगा। ये धन एक्स पर ही डिफाइन होता है और इस तरह से ग्राफ होता है। ये भी इंगेजिंग फंक्शन है एक्स बढ़ाने पर, और ये x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। और ये कहाँ डिफाइन, इसकी डोमेन क्या होती है, x ग्रेटर देन 0, जो डोमेन है वहीं पर कंटिन्यूअस होता है। तो लघुगणकीय फलन log x फलन x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 पर हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो ये हो गया पीस वाइज फंक्शन के उदाहरण की हम बात करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, यानी अगर हमें ग्राफ के आधार पर कंटिन्यूटी देखनी है और हम फंक्शन का ग्राफ जानते हैं तब तो आपका एकदम ही आसान है, ग्राफ से ही आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है तो आर पर सतत है। कभी कभी रिस्ट्रिक्ट करके पूछा जाएगा कि इतने में, तो उतने एक्स पे आप उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस तरह भी होगा कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, सतत होता है। अब इसमें मॉड लगा दें, इस तरह पूछा जाए कि यदि एफ एक्स सतत है तो क्या मॉड एफ एक्स सतत होगा। तो मॉड लगाने का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो ये भी सत्य हमेशा, ये प्रॉब्लम भी पूछी जा चुकी है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अगर एफ एक्स सतत है तो मॉड एफ एक्स भी सतत होगा। आप एक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो इस तरह होगा। जब इसमें मॉड लगाएंगे तो नेगेटिव पार्ट पूरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये अभी भी ब्रेक इसमें नहीं होगा, जुड़ा हुआ अभी भी। तो यानी हम इन जनरल बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड भी कंटिन्यूअस होगा। रेंज इसकी जरूर चेंज होगी, डोमेन में और कंटिन्यूटी में कोई अंतर नहीं आता मॉड लगाने में। इन जनरल रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो मॉड एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, इसको भी ध्यान रखिए। और बस ये आप, अगर आपके ग्राफ आपको क्लियर है तो मॉड लगा के भी आप ग्राफ देख सकते हैं, तो वहां से आप ये बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हमने गण की बात करी, अब आप सवाल को कुछ उदाहरण लेके फिर इसकी सततता की बात की जाएगी। और अभी अवकलनीयता में भी चीजें आएंगी, और उधर भी जो आपकी लिमिट आप पढ़ चुके हैं, लिमिट को अच्छे ढंग से तैयार करें, और लिमिट का ही क्वेश्चन बाद में बन जाता है जब आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हैं। चलिए अब अवकलनीयता की बात कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम एक साथ लिए जाएंगे हम। अवकलनीयता मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता मतलब अवकलन करने योग्य है फलन या नहीं, ठीक। डिफरेंशिएबिलिटी तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अवकलनीयता का मतलब सीधा सीधा है कि अगर कोई फलन अवकलनीय है या उसका अवकलन हो सकता है, तो अवकलन का बेसिक मीनिंग होता है चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वहां पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। अवकलनीय, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो इसका मतलब होता है कि हम उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अवकलनीय उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो इसका फार्मूला देखना है कि अवकलनीयता चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ के आधार पर भी कैसे देखेंगे, इसकी भी बात करनी है। अभी बोर्ड लेवल में आपको, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो सूत्र सही दिखाना है, और आगे आप अगर डायरेक्ट आंसर चेक करना चाहें तो अवकलनीयता को ग्राफ से आप भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ अवकलनीय नहीं है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, यानी जहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी ग्राफ में, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी उस पर्टिकुलर एक्स पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। उसको सीधे ही कहा जाता है कि अगर फंक्शन में कहीं भी इस तरह का कॉर्नर बन रहा है, यानी फंक्शन का जो टर्न है वो शार्प है, शार्प टर्न ले रहा है, इस तरह का टर्न है, इस तरह का टर्न है, ये है, ये टर्न है,
तो यानी जहां पे भी कॉर्नर नुकीला बनेगा उस एक्स पे टेंजेंट की क्या डायरेक्शन हो जाएंगी, वहां टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। जहां टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी वहां पर फलन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। ग्राफ के आधार पर आप बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी आप फॉर्मूले से भी चेक करेंगे, जैसे मॉड एक्स है, ये तो आप मॉड एक्स जानते होंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अगर हम इसको सीधे पूछें कि कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो कॉर्नर यानी किस एक्स पर डिफरेंस, वो एक्स आपको बताना होता है। तो यहाँ किस एक्स पर कॉर्नर बना रहा है, एक्स इक्वल टू 0। तो साफ साफ है कि ये एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सूत्र से तो अभी देखेंगे ही, लेकिन ये भी आप ध्यान रखें। और उदाहरण लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड। इस फॉर्म का कोई फंक्शन है, तो इसका भी जब ग्राफ बनाएंगे तो अगर मॉड के हिसाब से बनाना चाहें तो एक्स माइनस 2 सरल रेखा है, और इसका जब पूरा ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह आएगा। इसको अभी आप ग्राफ में देखेंगे। अभी मान लीजिए तो x माइनस 2 के मॉड का ग्राफ ये होता है, तो ये किस x पर कॉर्नर बना रहा है, साफ साफ दिख रहा है, x इक्वल टू 2 पर कॉर्नर बना रहा है। तो ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 पर ये डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय नहीं होगा। डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। इसको और भी जनरलाइज किया जा सकता है, थोड़ा आगे कोशिश करते हैं इसमें। इनफैक्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का मॉड प्लस एक्स माइनस बी का मॉड, इस फॉर्म का कोई फंक्शन है, या और भी प्लस मॉड के रूप में यहाँ चीजें दी गई हैं। तो इस तरह का फंक्शन हमेशा एक्स इक्वल टू ए बी और भी फैक्टर है तो उन पर कभी भी अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टर्म बनेगा, शार्प टर्म आएगा ए पर, इधर आएगा बी पर। तो इन जनरल आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, और सूत्र से भी चेक करेंगे तो यही आएगा। इसे भी ध्यान रखिए ताकि आपका आंसर भी गलत ना हो। और फार्मूले की भी हम बात कर लेंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि ये 0 पर क्यों अवकलनीय नहीं है, ये 2 पर क्यों नहीं है, ये ए और बी पर अवकलनीय क्यों नहीं है। ठीक है, तो आगे हम सूत्र पर बात करते हैं। और ये आप जानते ही हैं कि पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि कई डायरेक्शन हो जाएंगे, यानी जहां भी टेंजेंट ड्रॉ करना संभव नहीं है वहां पर फलन अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ये सत्य है और इसको ध्यान रखिए। यानी नुकीला कॉर्नर बनेगा तो फलन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसका सूत्र भी देख लेते हैं। फलन एफ एक्स की एक्स बराबर ए पर अवकलनीयता का परीक्षण। फलन एफ एक्स से कोई और एक्स बराबर ए पर हमें अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो इसके लिए सीधे राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली जाती है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं और डेफिनेट हैं तो फलन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। तो इसके सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो x बराबर ए पर फलन का RHD और LHD चेक करते हैं, और इनके सूत्र आपको याद रखने हैं। RHD का होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ई अपॉन एक्स माइनस ए। और h के हिसाब से भी तोड़ा जा सकता है, फिलहाल पहले ये वाले देखिए, इसके लिए जगह थोड़ा और छोड़ देती है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ माइनस ए बटी एक्स माइनस माइनस, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका डिफरेंस इधर आना, तो इनका डिफरेंस होगा x माइनस माइनस है, एक्स प्लस है, तो यह एक की जगह माइनस ही आ जाएगा। और इसी सूत्र को हम h के लिए भी लिख सकते हैं। अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा है और फंक्शन 0/0 दे रहा है तो आप h वाला भी यहाँ लगा सकते हैं। तो इसको मैं ताकि मैं h वाला भी लिख देता हूँ। दोनों बराबर ही हैं, दोनों याद रख सकते हैं। h वाला हमेशा सत्य होगा। तो ये पर ही होगा, और h के हिसाब से इसका सूत्र आएगा h लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यहाँ माइनस आएगा। तो ये भी आप लगा सकते हैं। इससे यह है कि हमेशा आपका हो जाएगा, उसमें कभी कभी आपको वहां से ये होना होगा, तो आप सीधे यही याद रख सकते हैं।
राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। बेसिकली फिर ये लिमिट का क्वेश्चन हो जाता है, लिमिट के आधार पर फिर आप इसे आगे सॉल्व करते हो। अगर आपको पहले से ही पता है कि इधर डिसकंटिन्यूअस है तो ये वैल्यू भी आपकी गलती नहीं होगी। तो जो तरीका ग्राफ वाला है उसको भी याद रखने की कोशिश करिए और सूत्र से तो आपको करना ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले टर्म पर हम इसके उदाहरण लेंगे और एक्सरसाइज की बात करेंगे। और कोशिश करें आप और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करके बताएं ताकि इसी तरह हम बनाते रहें आगे। और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद। अगले टर्म पर फिर मुलाकात होगी।